कैनिबलिज्म। तो ये स्टोरी शुरू होती है गुमारो से, जो मेक्सिको में रहता था। उसके पास कोई अच्छी खासी नौकरी नहीं थी, इसलिए उसे जो भी काम मिलता वो करने के लिए तैयार हो जाता, और जो भी पैसे कमाता या तो वो उससे ड्रग्स करता था या तो फिर दारू पीता था। अब इसी समय के दौरान गुमारो मिलता है एक अननोन आदमी से, जिसे हम बुलाएंगे विक्टिम, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी आज तक क्लियर नहीं है। अब विक्टिम भी गुमारो की तरह बहुत गंदी जिंदगी जी रहा था। उसके पास भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे, और जो भी पैसे बनते थे वो भी उसे नशे में उड़ा देता था। अब ज्यादा गरीबी होने के कारण ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये दोनों साथ में रहेंगे, जिसके बाद अल्टीमेटली ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। पर एक दिन जब ये दोनों साथ में शराब पी रहे थे, गुमारो को ये पता चलता है कि उसकी शराब खत्म हो चुकी है और उसके पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। पर तब उसे ये याद आता है कि किसी जमाने में उसने विक्टिम को कुछ पैसे उधार दिए थे, और अब वो विक्टिम से वो पैसे वापस मांगता है। पर अब क्योंकि विक्टिम खुद गरीब था, तो वो आखिरकार गुमारो को पैसे कैसे ही देता। अब पैसे ना मिलने के बाद जो गुमारो है वो गुस्से में कोई एक चीज उठाता है, जिसके बाद वो विक्टिम के हेड में मार देता है, और एक इलेक्ट्रिक वायर विक्टिम के गर्दन में बांधकर उसे खत्म कर देता है। पर जो इविल चीज है अब वो यहाँ से शुरू होती है। शायद गुमारो के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसके बाद वो विक्टिम के शरीर को खाने लगता है। अब 2 से 3 दिन तक लगातार वो धीरे धीरे करके विक्टिम्स के बॉडी पार्ट खाने लगता है, जिसके बाद जो विक्टिम की बॉडी है वो सड़ने लग जाती है, और आसपास के लोगों तक एक गंदी स्मेल पहुंच जाती है। जिसके बाद वो लोग पुलिस को बुलाते हैं, और पुलिस गुमारो के घर तक पहुंच जाती है। घर पर पुलिस को विक्टिम के छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिसके बाद गुमारो को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उसका मेडिकल टेस्ट होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, जिसके कारण उसे जेल नहीं बल्कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पर कुछ समय बाद वो हॉस्पिटल में अपनी बीमारी से मारा जाता है। अब मुझे ये बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, गुमारो ने विक्टिम को क्यों खाया? अनकंडीशनल लव। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 जापान में। जो टाकाबा फैमिली थी वो एक अपार्टमेंट में रेंट में रहते थे। अब एक दिन जो इस अपार्टमेंट का ओनर है वो हर किराएदार से मिलने जाता है और उन्हें कुछ खाने की चीजें बांटता है। पर जब वो टाकाबा फैमिली के डोर को नॉक करते हैं, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पर क्योंकि जो दरवाजा है वो लॉक नहीं था, तो जो लैंडलॉर्ड है वो घर के अंदर घुसता है, और घर के एंट्रेंस में ही वो ये देखता है कि इस घर की वाइफ, जिसका नाम नामिको था, उसकी बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है और गर्दन से खून बह रहा था। पर किस्मत से इस घर का जो बेबी था उसे कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद पुलिस को बुलाई जाती है, और ये कंफर्म हो जाता है कि नामिको का किसी ने गला काटकर खून कर दिया। इस समय तक जो घर का हस्बैंड था वो भी काम छोड़ के आ चुका था, और वो भी ये सब देख के बहुत ज्यादा दुखी था। अब क्राइम सीन पर पुलिस को नामिको के जो ब्लड के सैंपल्स है वो मिलते हैं, पर इसके साथ ही साथ एक दूसरा ब्लड सैंपल भी मिलता है। तो पुलिस आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करती है, जो भी सारे सस्पेक्ट्स हैं उन सबको बुलाती है, पर कुछ भी सॉलिड कंक्लूजन नहीं मिलता। जिसके बाद अल्टीमेटली जो ये केस है वो क्लोज हो जाता है। अब पुलिस ने हार मान ली थी, पर नामिको का जो हस्बैंड है वो हार नहीं मानने वाला था। तो वो उस लैंडलॉर्ड को ये बोलता है कि मैं इस घर को तब तक रेंट करने के लिए तैयार हूँ जब तक मेरी वाइफ का जो किलर है वो पकड़ा नहीं जाएगा। वो ये सब इसीलिए करता है ताकि जो क्राइम सीन है उसमें से कुछ भी चीजें इधर से उधर ना हो। उसे ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो जो किलर है वो पकड़ा जाएगा। अब 26 साल बीत जाते हैं, और अब तक जो नामिको का हस्बैंड था वो इसी अपार्टमेंट को रेंट कर रहा था, और उसने तकरीबन 1,25,00,000 रुपए इस रेंट में भरे थे। इस समय तक जापान की पुलिस की टेक्नोलॉजी अच्छी हो चुकी थी, और काफी सारे रिसोर्सेज भी थे। तो एक एक करके जो पुलिस है वो पुराने अनसॉल्व केसेस को दोबारा खोलते हैं, और अब पुलिस नामिको के केस को भी दोबारा खोलते हैं। और तब उन्हें एक सस्पेक्ट मिलता है जिसका नाम कुमिको था। जो ये कुमिको थी वो किसी जमाने में नामिको के जो हस्बैंड है उसकी क्लासमेट हुआ करती थी। पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कुमिको के खिलाफ अभी भी पुलिस को कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला था। पर इस केस में जो अच्छी बात हुई वो ये है कि कुमिको खुद ही पुलिस के पास जाती है और अपने आप को सरेंडर कर लेती है। वो ये बताती है कि पिछले 26 साल से उसको हर दिन ये डर लगता था कि किसी ना किसी दिन वो पकड़ी जाएगी, और इसीलिए वो खुद ही सरेंडर कर देती है। उसके ब्लड का डीएनए सैंपल लिया जाता है, जो क्राइम सीन से मैच भी कर जाता है। अब क्योंकि इस केस का जो ट्रायल है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो हमें ये नहीं पता चला कि कुमिको ने नामिको को क्यों मारा था। और मैं ये सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इस खून के पीछे का जो मोटिव है वो क्या था? लैंडलॉर्ड
मर्डर केस। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2001 में लंदन में। एक क्यूसो नाम का कोरियन बंदा था और वो अपने जो अपार्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए रेंट पे देता था, लाइक एयरबीएनबी जैसा। तो एक दिन उसके अपार्टमेंट को रेंट करने के लिए जोंग नाम की लड़की आती है, जिसके बाद जो क्यूसो है वो जोंग को एक तरीके से किडनैप कर लेता है। वो उसके हाथ पैर और उसका जो मुंह है उन सबको टेप से बांध देता है, जिसके बाद वो जोंग को एक सूटकेस में लॉक कर देता है और दम घुटने के बाद जोंग की वही मौत हो जाती है। अब जो क्यूसो है वो जोंग का एटीएम कार्ड लेता है और वहां से पैसे निकालने लगता है। 5 दिन बाद जो क्यूसो है वो उसी सूटकेस को लेता है और एक सड़क के किनारे फेंक देता है। अब इसके कुछ समय बाद पुलिस को वो सूटकेस मिलता है और यहाँ से पुलिस को बुलाई जाती है और जब पुलिस इस सूटकेस को खोलती है वहां पर से उन्हें जोंग की बॉडी मिलती है। पर इसी समय के दौरान क्यूसो के अपार्टमेंट में एक दूसरी लड़की रेंट के लिए आती है और इस लड़की का नाम था सॉन्ग। सॉन्ग को भी जो क्यूसो है वो किडनैप कर देता है, उसके हाथ और पैर और जो उसका मुंह है वो टेप से बांध देता है, जिसके बाद वो सॉन्ग की बॉडी को इस अपार्टमेंट के एक सीक्रेट चेंबर में रख देता है और समय के साथ जो सॉन्ग है वो भी तड़प तड़प के अपनी दम तोड़ देती है। अब इस समय तक जोंग और सॉन्ग दोनों की ही जो मिसिंग कंप्लेन है वो पुलिस तक पहुंच चुकी थी और पुलिस को ये पता चलता है कि ये दोनों ही जो लड़कियां हैं वो किसी जमाने में क्यूसो के अपार्टमेंट में रेंट में रही थी। तो पुलिस क्यूसो के अपार्टमेंट में पहुंचती है, पर तब तक जो क्यूसो है वो देश छोड़ के भाग चुका था। पर अपार्टमेंट में से पुलिस को जोंग के ब्लड ट्रेसेस मिलते हैं। इसके साथ ही साथ वो डक्ट टेप भी मिलता है जिससे जोंग को बांधा गया था। अब पुलिस जी जान से क्यूसो को ढूंढने लगती है और फाइनली उसे साउथ कोरिया से अरेस्ट कर लिया जाता है। अब तकरीबन 2 महीने बीत जाते हैं और अब तक जो सॉन्ग की बॉडी है वो बहुत बुरी तरीके से सड़ने लगी थी और इस स्मेल के कारण जो पुलिस है उसे क्यूसो के सीक्रेट चेंबर के बारे में पता चलता है और वहां से वो सॉन्ग की बॉडी रिकवर करते हैं और इन 2 कत्लों के लिए क्यूसो को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब आप लोग मुझे अपनी थ्योरीज बताओ कि क्यूसो ने इन 2 लड़कियों का खून क्यों किया था? क्योंकि क्यूसो ने इन दोनों के एटीएम से जो पैसे निकाले थे वो तकरीबन कुछ 2000 यूएसडी बनते हैं, जो मेरे ख्याल से इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि आप किसी का खून कर दो।